एवरीवन, दिस इज गाइडेंस चैप्टर नंबर 9 और इस पार्ट में हमने पढ़ा है रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। कि भाई हार्ट पंप कर रहा है, उससे रेगुलेट कौन सी चीज़ कर रही है कि भाई ज़्यादा पंप करना है, कम करना है, ज़्यादा स्पीड से करना है, कम फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन से करना है, किस तरह उसे रेगुलेट कौन करता है। तो दो फैक्टर होते हैं हार्ट को रेगुलेट करने वाले, एक इंट्रिंसिक यानी कि अंदर वाले अपने फैक्टर और एक एक्सट्रिंसिक बाहर वाले फैक्टर। इंट्रिंसिक से मुराद है कि हार्ट के अपने फैक्टर। अब इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरी स्लाइड में है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। इंट्रिंसिक हार्ट के अपने फैक्टर्स में नंबर 1 है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म और नंबर 2 है राइट एट्रियल स्ट्रेच डायरेक्टली इफेक्टिंग द हार्ट रेट। ठीक है। अच्छा, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या है? फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म ये कहता है कि हार्ट को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे हार्ट उतना ही ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जितना ज़्यादा हार्ट को स्ट्रेच करेंगे हार्ट उतना ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ग्रेटर द हार्ट इज स्ट्रेच्ड ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब ज़्यादा ब्लड हार्ट के अंदर आएगा तो हार्ट ज़्यादा स्ट्रेच करेगा और हार्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा पंप करके उस ज़्यादा ब्लड को निकाल देगा। यानी कि कम ब्लड आएगा तो हार्ट कम पंप करेगा, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा पंप करेगा। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि ज़्यादा ब्लड आए तो हार्ट को ज़्यादा पंप करने की जरूरत है कि भाई अंदर इतना ज़्यादा ढेर सारा ब्लड आ गया, सारे के सारे को बाहर निकालो। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ इस तरह बड़ा ज़बरदस्त इंट्रिंसिकली रेगुलेट करके रखता है, इनकमिंग ब्लड को और आउटगोइंग ब्लड को बैलेंस करके रखता है। ठीक है। अच्छा भाई, ये ग्रेटर द हार्ट स्ट्रेच ग्रेटर द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इसकी वजह क्या है? वही वजह जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की है, ऑप्टिमल डिग्री ऑफ ओवरलैप बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो स्ट्रेच होता है ना एक्टिन मायोसिन, जैसे स्ट्रेच होता है तो ऑप्टिमल डिग्री में आ जाता है और जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का फंक्शन है। अच्छा, अब भाई दूसरा पॉइंट है राइट एट्रियल स्ट्रेच डायरेक्टली इफेक्टिंग हार्ट रेट। ये क्या बात हुई? पहले तो मैंने कहा था हार्ट जितना स्ट्रेच होता है उतनी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। दूसरे में है राइट के हार्ट जितना ज़्यादा स्ट्रेच होता है उतना ही ज़्यादा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। इसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है, इसमें हार्ट रेट बढ़ा। और इसमें हार्ट नहीं, स्पेसिफिकली वो एरिया जहाँ पे एसे नोड है, और एसे नोड कहाँ पे होता है? राइट एट्रियम पे। तो जितना ज़्यादा राइट एट्रियम स्ट्रेच होगा उतना ही ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है। अब भाई राइट एट्रियम के स्ट्रेच होने से हार्ट रेट क्यों बढ़ रहा है? बेसिकली राइट एट्रियम के स्ट्रेच होने से ऐसे नोड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये भी वही वाली बात होगी, जितना ज़्यादा ब्लड आएगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, उतना ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा उस ब्लड को आगे हार्ट फेंकेगा, आगे भेज देगा। ठीक है। इसकी दो रीजन है मेन। तो एक बेन ब्रिज रिफ्लेक्स है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली जैसे ही एट्रिया स्ट्रेच होता है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है। दूसरी इसकी रीजन है कि मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल्स होते हैं ऐसे नोड में जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में। ये तो अंदरूनी हार्ट का खुद, यानी कि अंदर से स्ट्रेच बढ़ा, हार्ट ने खुद ही फैसला कर लिया कि मैंने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है, खुद ही फैसला कर लिया मैंने हार्ट रेट को बढ़ाना है, बाहर वाली किसी चीज़ की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यानी कि बाहर वाली कोई चीज़ हार्ट को कह रही है कि चलो तेज़ भागो, चलो ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करो, और वो है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जो हर चीज़ को तेज़ करता है कि तेज़ भागो, यानी कि हार्ट को कहेगा ज़्यादा स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट करो, ज़्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करो। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कहेगा जी, भाई आराम से स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करो और कम फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करो, स्पीड भी कम कर दो। ठीक है। अब एग्जैक्टली सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई हार्ट के किस किस पार्ट को है? तो सारे पार्ट्स को है। दो तरह के पार्ट हैं। हमने बेसिकली ये आगे जो सारी चीज़ें लिखी हैं दो चीज़ों को कंसिडर करना है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कितना इफेक्ट हार्ट रेट पे है और कितना इफेक्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे है। एंड सेम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कितना इफेक्ट हार्ट रेट पे है और कितना इफेक्ट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे। और क्या ये इफेक्ट इक्वल है या किसी एक चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट है और किसी एक चीज़ पे कम इफेक्ट है? तो वो देख लेते हैं अभी। उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये किस किस पॉइंट्स को सप्लाई करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो है ना, वो तो एसए नोड को भी है, एवी नोड को भी है, एट्रियल मसल को भी है, वेंट्रिकल मसल को भी है। एसए नोड और एवी नोड से मुराद है कि ये हार्ट रेट को बड़ा ज़बरदस्त बढ़ा देते हैं, 2 to 3 टाइम्स। ठीक है। और एट्रियल और वेंट्रिकल मसल को सप्लाई से मुराद है कि ये कॉन्ट्रैक्शन को भी बड़ा ज़बरदस्त बढ़ा देते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करेगी यानी कि एक्टिवेट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देगी, और वो भी 2x मीन्स के 2 टाइम्स, तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ा देती है।
ठीक है। जब हार्ट रेट भी 2 to 3 टाइम्स बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी 2 टाइम्स बढ़ रही है, तो इसका मतलब है नेट कार्डिक आउटपुट भी 2 to 3 टाइम्स बढ़ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता ये है कि नॉर्मली इस वक्त अगर आप बिल्कुल एट रेस्ट बैठे हो तो आपका क्या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब आपके जहन में आएगा कि नहीं, अभी मैं कौन सा भी भाग रहा हूँ, या अभी कौन सा फाइट एंड फ्लाइट का मौका है, तो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो उसको बिल्कुल चिल बैठा होगा, जीरो इम्पल्स दे रहा होगा। तो नहीं, ऐसे नहीं है। एट रेस्ट भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी 30% ऑफ मैक्सिमम पे काम कर रहा होता है। यानी कि जितनी भी इसकी मैक्सिमम ये इम्पल्स दे सकते हैं ना, उसका 30% डिस्चार्ज एट रेस्ट आता ही रहता है इस वक्त। यानी कि अगर आप बिल्कुल एट रेस्ट बैठे लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, तो ये 30% आपका काम कर रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब इस अगर हम 30% को भी इनहिबिट कर दें, तो यानी कि इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से 30% डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट हो सकता है एज कंपेयर टू रेस्टिंग कंडीशन। तो ये तो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि हार्ट रेट को भी बढ़ा रहा है ज़बरदस्त, कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा रहा है और इस वजह से कार्डिक आउटपुट को भी बढ़ा रहा है। ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एट रेस्ट भी हार्ट को ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी उन तमाम चीज़ों को सप्लाई कर रहा होता है जिन्हें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई कर रहा होता है, मगर पॉइंट टू बी नोटेड कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेंट्रिकुलर मसल को बहुत ही मिनिमल सप्लाई देता है, कोई ख़ास सप्लाई नहीं देता है। ये क्या बात हुई? यानी कि एसए नोड को भी जा रहा है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, एवी नोड को भी जा रहा है, एट्रियल मसल को भी जा रहा है, वेंट्रिकुलर मसल को नहीं जा रही सप्लाई? जी नहीं। इस ही वजह से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हार्ट रेट को कम तो बड़ा ज़बरदस्त कर देती है। इतना कम कर सकती है कि एक दफ़ा हार्ट को रोक ही सकती है, ज़ीरो पे कर सकती है। अगर एक्सेसिव पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ जाए ना, तो हार्ट दिल धड़कना ही बंद कर जाता है। मगर जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन को उतना इफेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि असल कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकल ने करनी है, तो पैरासिम्पैथेटिक तो वेंट्रिकल को उस तरह मज़ेदार तरीके से सप्लाई नहीं कर रहा। मगर हैं ये तो मैं यहाँ तो आपने फिर भी, अब आप कहोगे यहाँ आपने फिर भी लग दी कि कॉन्ट्रैक्शन को 20 to 30% कम कर सकती है। तो अगर आप गौर करें कि वेंट्रिकल की फिलिंग में 20 to 30% एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का रोल था, एंड पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके 20% ब्लड वेंट्रिकल में भेजता था ना, तो वो 20 to 30% कार्डिक आउटपुट या कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर सकता है बाय सप्लाइंग एट्रियल मसल, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एट्रियल मसल। ठीक है। या ये उसको डिक्रीज कर सकता है। ठीक है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। सो हार्ट रेट में इसका बहुत रोल है, इतना इतना कम कर सकता है हार्ट रेट को कि दिल को बंद ही कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। मगर कॉन्ट्रैक्शन को सिर्फ 20 to 30% इफेक्ट कर सकता है बाय इफेक्टिंग द एट्रियल मसल, यानी कि उतना कम कर सकता है। ठीक है। तो हार्ट, अब ये एस्केप क्या है? ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने पेपर बनाना हो तो मैं एस्केप दूँ ठीक है। अब एस्केप क्या होता है भाई? एस्केप ये होता है कि जैसे ही एसए नोड और एवी नोड काम करना बंद करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई की वजह से, और हार्ट स्टॉप करेगा, तो कुछ सेकंड्स के लिए, तो 10-15-20 सेकंड के लिए तो हार्ट वाकई बंद हो जाएगा। मगर उसके बाद वेंट्रिकल्स के बाकी अपने ही फाइबर्स, लाइक परकिंजे फाइबर्स, वो ही इम्पल्स जनरेट करनी शुरू करते हैं। वो 20 सेकंड तक देखते हैं कि भाई ऊपर से एसए नोड से कोई इम्पल्स नहीं आ रही, ओके, एवी नोड से कोई इम्पल्स नहीं आ रही, ओके। वो कहेंगे हम खुद ही इम्पल्स जनरेट करनी शुरू कर देते हैं, ऊपर से तो नहीं आनी, और वो इम्पल्स जनरेट करनी शुरू कर देते हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि अगर आम आपका हार्ट 72 बीट्स पे बीट कर रहा है, ऐसे नोड की एक्टिविटी अराउंड 70-80 बीट्स है पर मिनट है, तो बेचारे ये परकिंजे फाइबर्स आगे बंडल ऑफ हिस वगैरह की जो है ना, वो मैक्सिमम 20 to 40 बीट्स पर मिनट ही है। तो यानी कि अगर हार्ट बंद भी हो जाए तो 15 से 20 सेकंड के बाद हार्ट खुद ही से धड़कना शुरू कर देता है, स्पेसिफिकली वेंट्रिकल, at around 20 to 40 beats per minute by generation of electrical impulse from other centers in ventricle। तो भाई यानी कि फुल अगर मैक्सिमम पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है तो हार्ट रेट तो 20 to 40 तक गिर गया और कॉन्ट्रैक्शन 20-30% रह गई, तो नेट कार्डिक आउटपुट को अराउंड 50% तक फुल पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई गिरा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, क्विकली देख लेते हैं जो ग्राफ्स नीचे दिए हुए, ग्राफ्स क्या हैं भाई?
अब ये ग्राफ सिंपल है जी, ये राइट एट्रियल प्रेशर है, ये कार्डिक आउटपुट है। जैसे जैसे राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता रहता है वैसे वैसे कार्डिक आउटपुट बढ़ती रहती है। मैंने कहा है ना, राइट एट्रियल स्ट्रेच या हार्ट के बाकी जगह की स्ट्रेच फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को भी बढ़ाते हैं, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी। जैसे जैसे स्ट्रेच होगा राइट एट्रिया का वैसे वैसे कार्डिक आउटपुट बढ़ती जाएगी ना, अनटिल। और क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि वो ऑप्टिमल, ये स्ट्रेच हो रहा है, ये ऑप्टिमल डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे आ गए हैं। मगर इसकी एक लिमिट है, अगर ये ऑप्टिमल डिग्री ऑफ स्ट्रेच, ये एक्टिन मायोसिन का ओवरलैप, ये ऑप्टिमल डिग्री ऑफ स्ट्रेच यहाँ पे चले आ गए। अब इससे ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो फिर तो ओवरलैप ही खत्म हो गया ना, फिर तो वो अपनी जगह पर रह जाएगा कार्डिक आउटपुट। ठीक है, तो एट्रियल राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है, कार्डिक आउटपुट बढ़ रही है और फिर जाके एक लेवल पर रुक जाती है। ठीक है, अच्छा वो तो ठीक है, मगर ये 4-5 ग्राफ क्यों मैंने बना दिए? तो ये जी ब्लैक कलर में ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है ब्लैक कलर में कि कार्डिक आउटपुट बढ़ रही है राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ने से। अब अगर नॉर्मल ये ग्राफ है तो अगर हम मैक्सिमम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दे दें तो क्या होगा? जाहिर ही बात है सेम एट्रियल प्रेशर पे ज़्यादा कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। चलो जी ग्राफ ऊपर चला गया। अच्छा जी ये नॉर्मल था, सिंपैथेटिक सप्लाई कम कर दें तो डेफिनेटली आपको पता था सिंपैथेटिक सप्लाई 0 होने से 30% गिर जाते कार्डिक आउटपुट। ये लें जी गिर गई, सेम एट्रियल प्रेशर पे 30% गिर गया। अच्छा जी हमने मैक्सिमम पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दे देनी है, तो आपको पता था जितना सेम एट्रियल, इस एट्रियल प्रेशर पे जो यहाँ तक हार्ट रेट ने वो कार्डिक आउटपुट ने जाना था वो इसका हाफ रह जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये जी मैक्सिमम पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की लाइन आ गई, सिंपल, कोई मसला ही नहीं। अच्छा ये जो 2 ग्राफ दिए हैं ये कुछ भी नहीं है, इनमें क्या है? ये एट्रियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा वही वाली बात जो यहाँ पे है, वैसे वैसे वेंट्रिकुलर वर्क बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे वेंट्रिकुलर आउटपुट बढ़ती जाएगी। ये वेंट्रिकुलर आउटपुट है, ये वेंट्रिकुलर वर्क है, ये सेम ही ग्राफ्स हैं सारे। ठीक हो गया, लास्ट स्लाइड पे आते हैं इस चैप्टर की, देन विल फिनिश इट, दैट इज दिस। अब डिफरेंट फैक्टर्स हार्ट के फंक्शन पे क्या रोल अदा करते हैं? मिसाल के तौर पोटेशियम का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है, टेम्परेचर का और एट्रियल प्रेशर का क्या रोल है। ठीक है, अब आते हैं पहले पोटेशियम। चाहिए पोटेशियम का रोल बड़ा पूछा जाता है, इंक्रीज इन पोटेशियम का क्या रोल है, डिक्रीज इन पोटेशियम का क्या रोल है हार्ट के फंक्शन पे। जब पोटेशियम बढ़ता है तो असल में चक्कर पता क्या होता है? चक्कर ये होता है कि कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है हार्ट की, रेट भी कम हो जाता है हार्ट का, बड़ा फ्लैसिड और डायलेटेड सा हार्ट हो जाता है। जितना पोटेशियम ज़्यादा उतना हार्ट रेट और कंडक्शन कम, हार्ट बड़ा ढीला ढाला सा बन जाता है। अच्छा इसका उल्टा आप यहाँ पे कर लें, पोटेशियम जितना पोटेशियम कम उतनी एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा, उतनी इरिटेबिलिटी ज़्यादा, उतनी नई इम्पल्स जनरेशन का चांस ज़्यादा और उतना एरिदमिया का चांस ज़्यादा। तो बेसिकली पोटेशियम का कम होना और ज़्यादा होना दोनों ही बहुत डेंजरस हैं, और ये इतने डेंजरस हैं कि हाँ बंदे की जान ले लेते हैं ये दोनों, हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया, रेस पोटेशियम और डिक्रीज पोटेशियम। ठीक है, एक डिक्रीज कंडक्शन और डिक्रीज रेट की वजह से, और एक इंक्रीज कंडक्शन इंक्रीज रेट एरिदमियाज की वजह से हार्ट फड़फड़ाने लग जाता है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा फड़फड़ाने लग जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या? ठीक है, अच्छा अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जब पोटेशियम इंक्रीज कर जाता है ना लेवल, तो देर इज़ पार्शियल डीपोलराइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल याद हो तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सबसे अहम रोल किसका था? सोडियम का था या पोटेशियम का था? पोटेशियम का था। ठीक है, अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम ने डिफाइन करना था, और पोटेशियम ने क्या डिफाइन करना था? जितना पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, पोटेशियम सेल कहाँ ज़्यादा होता है, अंदर या बाहर की तरफ? सेल के अंदर ज़्यादा होता है। जितना पोटेशियम के अंदर और बाहर डिफरेंस था उतना ही ज़्यादा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता था, इफ़ यू रिमेंबर। यानी कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जितना पोटेशियम में गैप होगा ना उतना ही आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी कि मोर नेगेटिव हो जाएगा। अब जब हमने पोटेशियम बाहर बढ़ाएंगे तो पोटेशियम के अंदर और पोटेशियम के बाहर का डिफरेंस कम रह जाएगा। अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है सेल के बाहर पोटेशियम कम होता है। हमने जी बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पोटेशियम बढ़ा दिया, अब सेल के अंदर और सेल के बाहर पोटेशियम का गैप कम रह जाएगा। जब गैप कम रह जाएगा तो ये पार्शली डीपोलराइज हो जाएगी, वो पोल से इतना बन ही नहीं सकेंगे। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसके लिए आपको। ठीक है, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेस नेगेटिव बन जाएगा। जब लेस नेगेटिव होगा तो अब आप कहेंगे जी लेस नेगेटिव तो थ्रेशोल्ड के करीब ले आता है। नहीं, बेसिकली हमने देखना है इंटेंसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल को। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे लेस नेगेटिव होता है तो उसका इंटेंसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है, तो हार्ट फ्लैसिड और बिल्कुल ढीला ढाला हो जाता है। ठीक है, दूसरा रोल है जी कैल्शियम का।
कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, स्पैस इतनी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी कि स्पैज्म होने का चांस है, और कैल्शियम का लेवल कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, बहुत वीक हो जाएगा हार्ट। अच्छा, तीसरा हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है भाई, जब भी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है, मिसाल के तौर पे जैसे आपको हो गया फीवर या बुखार हो गया, ठीक है, तो हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है। क्यों हार्ट रेट बढ़ जाता है? 1 डिग्रीज टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी का 10 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट बढ़ जाता है। अच्छा भी हार्ट रेट क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से? क्योंकि परमिएबिलिटी आयन चैनल्स की बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने परमिएबिलिटी तो ठीक है जी, आपने बढ़ा दी, हार्ट रेट आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर बढ़ाने से, मगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे क्या फंक्शन होगा भाई? अगर थोड़ा सा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि मॉडरेट इंक्रीज इन टेम्परेचर है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी हार्ट की। मगर अगर स्वियर इंक्रीज इन टेम्परेचर है ना, तो फिर प्रोटीन्स टूटना शुरू हो जाती हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हार्ट रेट कम होने पे। अब हार्ट रेट कम होगा तो फिर जाहिर बात है परमिएबिलिटी कम हो जाएगी और आहिस्ता 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 बॉडी स्लो होना शुरू हो जाती है और हार्ट रेट भी कम होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि अगर 60 to 70 फ़ारेनहाइट पे बॉडी का टेम्परेचर पहुँच जाए ना, तो बंदा मर जाता है। ठीक हो गया, तो ये टेम्परेचर बढ़ने से हार्ट रेट बढ़ता है, मगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी मॉडरेट टेम्परेचर में बढ़ती है और स्वीयर टेम्परेचर राइज में कम हो जाती है। हार्ट रेट कम होने से टेम्परेचर कम होने से हार्ट रेट कम हो जाता है। अच्छा, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज एट्रियल प्रेशर का क्या रोल है भाई कार्डिक आउटपुट में। अब आप कहेंगे जी कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कि हार्ट ने पंप करके कितने ब्लड को आगे भेजना है। अब जी ये बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर आगे आर्टीरियल प्रेशर अगर बढ़ गया तो फिर तो ब्लड आगे नहीं पंप कर सकेगा हार्ट, तो फिर तो यानी कि आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने से कार्डिक आउटपुट तो कम हो जानी चाहिए। मगर ऐसे ना होता नहीं है यार नॉर्मली। ठीक है, होता भी है मगर नहीं भी होता। अब ये क्या है, मीन आर्टीरियल प्रेशर जब तक 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा ना हो तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है? मीन आप यूँ ले लें, सिंपली डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम, कि सिस्टली और डायस्टली का मीन। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला फ़र्क होता है, इट्स नॉट जस्ट मीन के 120 एंड 80 का मीन 100 है। ठीक है, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर जब 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से बढ़ जाएगा तब जाके कहीं एट्रियल प्रेशर कार्डिक आउटपुट पे इफेक्ट डालेगा, तब तक एट्रियल प्रेशर का कार्डिक आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो भाई कार्डिक आउटपुट पे किस चीज़ का इफेक्ट है? कार्डिक आउटपुट पे बेसिकली वीनस रिटर्न का इफेक्ट है, कि वीनस रिटर्न यानी कि बाकी वेन से हार्ट के अंदर ब्लड कितना आ रहा है। अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, अगर वीनस रिटर्न कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा। तो बेसिकली आर्टीरियल प्रेशर इतना मेजर फैक्टर नहीं है कार्डिक आउटपुट कंट्रोल करने का जितना वीनस रिटर्न है या ईज ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू बॉडी टिश्यूज है। बाय दिस वी एंडेड अ वेरी लेंथी चैप्टर।